कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान और विषय अध्याय 2 जिसका संबंध अधिकारों से है, संवैधानिक अधिकारों से है। हमने इसके पहले अध्याय 1 में कुछ आधारभूत बातें संविधान के बारे में सीखी थी, जिसमें हमने जाना था कि संविधान क्यों होता है, संविधान क्यों आवश्यक है। साथ ही हमने ये भी देखा कि संविधान का अंग्रेजी में अनुवाद कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द अंग्रेजी का है, जिसका अर्थ है मानव अंग के विभिन्न अवयव। ये हिंदी का रूपांतर, इसे हम संविधान के रूप में कहते हैं। और ऐसा क्यों है, इसके लिए थोड़ा सा समझना जरूरी है कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो मानव शरीर के विभिन्न अवयव, उनके संगठन, उनके जोड़ तोड़ और इन सब ढांचे, इनकी बातें की जाती हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन शब्द से कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के लिए भी लिया गया है, जहां हम बात करते हैं राज्य की सरकार के विभिन्न अवयव, विभिन्न अंग, उसके संगठन, उसके कार्य और उनके अंगों में पारस्परिक सामंजस्य आदि को लेकर उनकी शक्तियां, इनको हम बात करते हैं। तो संविधान की आवश्यकता क्यों है, ये तो आप अच्छी तरह समझ गए हैं। संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन, इन दोनों की व्युत्पत्ति को आप समझ गए हैं। संविधान को परिभाषित भी यदि करें तो हम एक बार केवल ये बात बताएंगे कि संविधान कानूनों का संकलन है। क्या है? कानूनों का संकलन। अब आखिर संविधान की जरूरत क्यों है, उसका क्या महत्व है? यदि संविधान न हो तो अराजकता फैलेगी। अराजकता अर्थात लॉलेसनेस। वहाँ संविधान विहीन राज्य यदि होगा तो वहाँ पे लॉलेसनेस की व्यवस्था रहेगी, कानून नहीं रहेगा। जैसा कि इस कथन से स्पष्ट है, प्रत्येक राज्य के लिए संविधान होना जरूरी है। आखिर घर के लिए भी संविधान होता है। हर घर का अपना एक नियम कानून के, परंपराओं की, रीति रिवाजों की एक प्रथा रहती है, वही वहाँ का संविधान है। संविधान के बिना यदि राज्य की बात करें तो एक तरीके से वो बिना नींव का भवन हम उसे कह सकते हैं। अर्थात संविधान जो है वो किसी देश की नींव है। संक्षिप्त में हम थोड़ा और समझने की कोशिश करें कि संविधान की महत्ता क्या है। सरकार के गठन के निर्माण के लिए संविधान की जरूरत है। सरकार के गठन के निर्माण के लिए, सरकार की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश के लिए। दूसरा कारण, सरकार की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश के लिए, अर्थात संविधान में जो सरकार को शक्तियां दी गई हैं, उन शक्तियों के आधार पर सरकार शासन चलाती है। और यदि शक्तियों का निर्धारण नहीं हुआ, शक्तियों की सीमाओं का निर्धारण नहीं हुआ, तो सरकार निरंकुश हो जाती है। इस स्थिति से बचने के लिए संविधान जरूरी है। और हम जिस अध्याय में जो पढ़ने जा रहे हैं, मौलिक अधिकार, उसका बहुत कुछ सरोकार इस सरकार की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने से है। एक स्थिति की कल्पना करें, ठेकेदार एक है जिसने करीब 50 मजदूरों को काम पे लगाया है। बात तय की है कि इतने रुपए प्रतिदिन प्रति कार्य के लिए मिलेगा। कार्य पूरा होता है और शाम को जब वेतन देने की बात आती है तो वो ठेकेदार मुकर जाता है अपने वादों से और आधे पैसे में मजदूरों को रवाना करने का प्रयास करता है।
आखिर ऐसा क्यों? क्या वो ऐसा कर सकता है? और यदि कर सकता है तो गैर वाजिब है। यदि वो नहीं कर सकता है तो ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो उसे ऐसा गैर वाजिब कार्य करने से रोक रही हैं, जो उसे इस बात के लिए मजबूर करेंगी अंततः कि वह अपने मजदूरों को पूरा पैसा दे? वे ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जिसके आधार पर मजदूर लोग ठेकेदार पर दबाव बनाएंगे कि उसे पूरा पैसा जो वादा किया गया था वह दिया जाए? आप बच्चों के साथ भी ऐसी बहुत सी स्थितियां निर्मित होती हैं। जैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं, आप एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाते हैं प्रवेश के लिए और वहाँ प्रवेश नहीं मिलता, किसी न किसी कारण से आपको प्रवेश नहीं देते। क्या ऐसा आपको वंचित किया जा सकता है? किस आधार पे? और यदि वंचित नहीं किया जा सकता तो वह भी किस आधार पे? आप किस प्रावधान के तहत, किस संवैधानिक प्रावधान के तहत न्याय मांग सकते हैं और प्रवेश के लिए संस्था को बाध्य कर सकते हैं, प्रवेश देने के लिए संस्था को बाध्य कर सकते हैं? ये जो बातें हैं ये अधिकार के तहत आती हैं, अधिकार क्षेत्र के तहत आती हैं। संविधान में बहुत से भाग हैं। जब हमने संविधान क्यों और कैसे पढ़ा तो हमने जाना था कि 9 दिसंबर 1946 से संविधान सभा की बैठक प्रारंभ होती है, जो करीब 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन चलती है, जिसमें 166 बैठकें होती हैं। और इतनी लंबी बैठक के बाद संविधान का प्रारूप तैयार होता है और फिर उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के हस्ताक्षर के साथ 1949 में वह संविधान स्वीकार कर लिया जाता है, देश के लिए स्वीकार कर लिया जाता है, जिसे अंततः 26 जनवरी 1950 को देश में लागू किया जाता है। यह संक्षिप्त में बताना इसलिए ज़रूरी है कि इतने लंबे काल में ये 3-4 वर्ष की जो बैठक होती है संविधान सभा की, इसमें शासन प्रशासन से संबंधित सभी मुद्दों पर कानून बनाए गए, जिसमें से एक मुद्दा था अधिकारों का, हमारे अधिकारों का। हम लोग जब तब सुनते रहते हैं अधिकार के बारे में कि ये मेरा अधिकार है कि आप मुझे ऐसा करने से नहीं रोक सकते, ये मेरा अधिकार है कि मैं यहाँ जनसभा कर सकता हूँ और आप मुझे नहीं रोक सकते। कई बार पुलिस किसी नेता को, किसी व्यक्ति को एक जगह जनसभा करने से रोकती है, तो क्या वो रोक सकती है? और भाषण देने वाला, जनसभा को संबोधित करने वाला भी किसी कानूनी प्रावधान के तहत पुलिस के साथ जिरह करता है कि उसे अधिकार है यहाँ पर जनसभा आयोजित करने का। ये अधिकार शब्द जो है ये मानव जीवन के अस्तित्व से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, बहुत निकट है। संविधान की यदि हम बात करते हैं तो वो हमें केवल सरकार के विभिन्न अंगों की संरचना और उनके बीच के संबंधों के बारे में ही नहीं बताता, उसके आगे भी कुछ है। संविधान केवल संगठन, संरचना, सरकार के दांव पेच, सरकार का जोड़ तोड़, बस वहीं तक सीमित नहीं है, उसमें कुछ आगे भी है। और उस कुछ आगे में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है अधिकार। संविधान एक दस्तावेज है, सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाता है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता है, जिसमें सभी व्यक्तियों को कुछ अधिकारों का प्रावधान रहता है। इस अध्याय में हम उन अधिकारों का अध्ययन करने वाले हैं जो हमें संवैधानिक रूप से प्रदत्त हैं। इस अध्याय में हम उन मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे जिसके बिना
मानव जो है वो सामान्य मानव जीवन नहीं जी सकता उन अधिकारों की अनुपस्थिति में। साथ ही साथ इस अध्याय में हम मौलिक अधिकारों के, इन अधिकारों के प्रयोग की सीमा का भी अध्ययन करेंगे। अर्थात ये अधिकार क्या बिना किसी लक्ष्मण रेखा के हैं, इनका कोई दायरा है या ये असीमित हैं, इसका भी अध्ययन करेंगे। बीते वर्षों में अधिकारों का काफ़ी कुछ उपयोग दुरुपयोग हुआ और उसको लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय सरकार के न्यायालय के सामने भी आए। तो हम इस अध्याय में जानेंगे अधिकार क्या है। उसके बाद हम देखेंगे भारतीय संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं हमें, कितने हैं वे मौलिक अधिकार और मानव जीवन के किन क्षेत्रों को ये अधिकार छूते हैं। उसके बाद अधिकार तो दिए गए, पर ये कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है कि अधिकार सुरक्षित हैं। ऐसे क्या प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान, जिसके तहत ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि ये अधिकार आपके सुरक्षित हैं। अगला बिंदु जो इस अध्याय में आएगा वह है मौलिक अधिकारों की व्याख्या और सुरक्षा में न्यायपालिका की भूमिका। क्योंकि कौन से अधिकार हमारे मौलिक अधिकार हैं, किस हद तक उन अधिकारों की हद क्या है, सीमा क्या है, इसको बारे में सबसे सक्षम संस्था जो है बताने के लिए, प्रकाश डालने के लिए, निर्णय देने के लिए, वह न्यायपालिका है। तो न्यायपालिका की भूमिका का भी अध्ययन होगा इन अधिकारों के संबंध में। उसके बाद अगला बिंदु जो है वह अधिकार और राष्ट्रीय मानव अधिकार। मौलिक अधिकारों की रक्षा में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की क्या भूमिका रही है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसकी भूमिका कैसी, कितनी उचित रही है। अंत में हम थोड़ा ये भी देखेंगे कि ये मौलिक अधिकार जो हैं उसका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से क्या संबंध है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है, क्या संबंध है, क्या सामंजस्य है, दोनों एक दूसरे के कैसे पूरक हैं और जुड़े हुए हैं। तो इन बिंदुओं पर हम विस्तार से इस अध्याय में अध्ययन करने वाले हैं। अधिकार अर्थात राइट्स, RIGHT, राइट्स। जैसा मैंने शुरू में कहा, अधिकार उसे कहते हैं या मौलिक अधिकार उन्हें कहते हैं जिनके बिना मानव जो है वो मानव जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। बिना इन अधिकारों के हम मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते। आगे जब हम पढ़ेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि यदि ये अधिकार हटा दिए गए, इनमें से कोई सा मौलिक अधिकार हम वंचित कर दिए गए, तो हम में और पशु पक्षियों में कितना अंतर रह जाएगा, बहुत कम। उदाहरण के लिए यदि एक मौलिक अधिकार आपको ही स्पष्ट करने के लिए इसका जिक्र करूं तो वह है अभिव्यक्ति का अधिकार, बोलने का अधिकार। ये मौलिक अधिकार है, राइट टू एक्सप्रेस। अब ये बोलने का अधिकार, किसी की आलोचना करने का अधिकार, किसी की समालोचना करने का अधिकार, अपना ओपिनियन देने का अधिकार, यदि ये हमसे छीन लिया जाए
और छीनेगा कौन? सरकार। यानी सरकार यदि यह आदेश दे दे कि किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, तो उसका परिणाम क्या होगा? सरकार की आलोचना कोई नहीं कर पाएगा, सरकार के कार्यों की विवेचना नहीं कर पाएंगे, सरकार पर किसी भी तरह का दबाव जनता जो अपने अभिव्यक्ति के द्वारा करती है, चाहे वो जनसभाओं के माध्यम से, चाहे रैलियों के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम, टीवी के माध्यम से, ये इन सब मंचों में यदि सरकार के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं रहेगा तो सरकार क्या हो जाएगी? निरंकुश हो जाएगी। और आदमी क्या हो जाएगा? वह आदमी जैसा जीवन व्यतीत नहीं कर पाएगा, क्योंकि निरंकुश शासन के तहत व्यक्ति सामान्य व्यक्ति के रूप में जीवन नहीं जी सकता। ऐसे बहुत से उदाहरण हम आगे पढ़ेंगे। ये मात्र एक ये बताने के लिए कि अधिकार और मानव जीवन के बीच में गहन संबंध है। अधिकार हमारे सामाजिक जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। इनके बिना यदि हमारे ये अधिकार छीन लिए जाएं तो आदमी अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाएगा। बोलने की स्वतंत्रता नहीं, घूमने की स्वतंत्रता नहीं, धन अर्जित करने की स्वतंत्रता नहीं, किसी धर्म को अपनाने धर्म की स्वतंत्रता नहीं। यदि ये सब हमसे छीन लिया जाए, ये अधिकार हमसे ले लिए जाएं, या ये अधिकार हमें प्रदत्त ना किए जाएं, तो ऐसी स्थिति में क्या हमारी पर्सनालिटी का, हमारे व्यक्तित्व का विकास होगा? क्या हम उचित तरीके से सोचने की क्षमता रख पाएंगे? और साथ ही साथ इससे समाज की प्रगति भी रुक जाएगी। यदि व्यक्तिगत विकास नहीं हो रहा है तो समाज के विकास की तो बात ही दूर, क्योंकि समाज तो व्यक्तियों का ही संगठन है। इसी कारण आज की तारीख में, वर्तमान समय में, हर राज्य के द्वारा अधिकाधिक अधिकार नागरिकों को दिए जा रहे हैं। हर देश में अधिक से अधिक अधिकार नागरिकों को दिए जा रहे हैं। जितने ज़्यादा अधिकार नागरिकों को दिए जा रहे हैं, वह देश उतना ही राजनीतिक दृष्टि से परिपक्व माना जाएगा। हैरल्ड लास्की, जो एक प्रसिद्ध राजनीतिक विचारवेत्ता हैं, उन्होंने कहा है, एक राज्य अपने नागरिकों को जिस प्रकार के अधिकार प्रदान करता है, जिस प्रकार के अधिकार प्रदान करता है, उन्हीं के आधार पे हम राज्य को अच्छा या बुरा कह सकते हैं। किस तरह के अधिकार उस राज्य में दिए जा रहे हैं जनता को, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि वह राज्य अच्छा है या राज्य बुरा है। अधिकारों का इतना अटूट संबंध है। एक राजनीतिक व्यवस्था में अधिकारों का इतना अटूट संबंध है। मानव विकास में, व्यक्तिगत विकास के लिए अधिकारों की भूमिका बहुत अहम है। अब हम थोड़ा अधिकारों या अधिकार का अर्थ और उसको परिभाषित करने की कोशिश करें। अधिकार से क्या मायने हैं? अधिकार क्या है? प्रकृति ने आदमियों को विभिन्न शक्तियां दी हैं। मानव को, मनुष्य को सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति, सोचने की शक्ति आदि आदि। इन शक्तियों का उपयोग व्यक्ति अपने विकास के लिए और समाज के विकास के लिए करता है। इन शक्तियों का स्वयं और समाज के हित में उचित प्रयोग करने के लिए उसे कुछ अन्य सुविधाओं की जरूरत होती है। तो ये सुविधाओं की अब बातें हो रही, अन्य सुविधाएं। व्यक्ति के मार्ग में जो बाधाएं हों उसे दूर करने के लिए राज्य के द्वारा जो सुविधाएं दी जाती हैं
उसी को ही अधिकार कहते हैं। व्यक्ति के मार्ग में, विकास के मार्ग में, व्यक्ति के विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए राज्य कुछ अतिरिक्त सुविधाएं देता है। भौतिक सुख की बात नहीं कर रहा हूं, पर कुछ ऐसी सुविधाओं की बात कर रहा हूं जिसे हम अधिकार कहते हैं। इन अन्य सुविधाओं का, इन बाहरी सुविधाओं का नाम ही अधिकार है। अर्थात अधिकार कौन देता है? सरकार। किसे देते हैं? जनता को। क्यों दिया जाता है? उसे अपने को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए। उसमें जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों का पूर्ण रूपेण समुचित उपयोग करने के लिए। तो अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि अधिकार क्या है। वे अतिरिक्त आवश्यकताएं, वे अतिरिक्त सुविधाएं जो व्यक्ति के विकास के लिए, उसकी शक्तियों का समुचित उपयोग करने के लिए राज्य द्वारा प्रदत्त हैं, राज्य द्वारा दी जाती हैं। इसे अधिकार कहते हैं, राइट्स कहते हैं। यदि हम अधिकार की बात करें तो कुछ और बातें भी हमें ख्याल में रखना होगा। पहली बात तो आपने ये जाना कि अधिकार राज्य शासन के द्वारा दिया जाता है, सत्ता के द्वारा, सरकार के द्वारा दिया जाता है। वह जितने ज़्यादा अधिकार देगी उस सरकार को, उस देश को उतना ही विकसित, उतना ही अच्छा माना जाएगा। किन्हें दिया जाता है? वहाँ के नागरिकों को। क्यों दिया जाता है? उनके समुचित विकास के लिए, उनकी शक्तियों के समुचित उपयोग के लिए। अब कुछ बातें और। पहला, अधिकार समाज द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। सरकार ने दिया, समाज द्वारा इसे स्वीकृत होना चाहिए, समाज के द्वारा इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर आगे हम इसके मायने पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा, अधिकार वे हों जिससे व्यक्ति का विकास हो और समाज का भी हो। अर्थात अधिकार वे नहीं होना चाहिए जो कुछ व्यक्तियों के ही विकास के लिए दिए जाएं। अधिकार से व्यक्ति और व्यक्ति जिस समाज में रह रहा है, उन दोनों का विकास हो। तीसरी बात अधिकार के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब लोग अधिकार की बात करते हैं। चलते फिरते हम लोग एक नागरिक के नाते, ठीक बात भी है कि एक नागरिक के नाते हमें अपने अधिकारों से कोई वंचित नहीं कर सकता। एक स्थिति की कल्पना करिए, मैं बोलने का अधिकार रखता हूं, आप भी रखते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार है। मैं लिखने का, अपने अभिव्यक्ति को कलम में लिखने का और सोशल मीडिया में भेजने का अधिकार रखता हूं, आप भी रखते हैं। अब इस अधिकार के तहत मैं अनर्गल बातें लिख रहा हूं जो सच्चाई से परे हैं, जो भावनाओं को भड़का सकती हों, जो दुष्प्रचार की भावना से लिखी गई हों। ऐसी व्यर्थ की बातें मैं अपने अधिकार का, अभिव्यक्ति के अधिकार का उपयोग करते हुए लिखता हूं। ऐसी स्थिति में समाज में क्या होगा? समाज में इसको लेकर बहुत सारी भ्रांतियां पैदा हो सकती हैं, तनाव पैदा हो सकता है, हिंसा हो सकती है, आदि आदि। मैंने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया। अभिव्यक्ति के अधिकार का उपयोग करते हुए मैंने अनर्गल बातें कही। कल्पना करिए, एक कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा करता है और उसके ऐसे
किए का खामियाजा हमको आपको भुगतना पड़े, तब हम कहेंगे कि उसने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम सबको अपने अधिकार के उपयोग के प्रति सजग रहना है। अर्थात यदि एक वाक्य में कहा जाए तो अधिकार के संबंध में एक और महत्वपूर्ण बात है, वह यह है कि प्रत्येक अधिकार के साथ एक कर्तव्य भी है। प्रत्येक अधिकार के साथ एक कर्तव्य भी है। कर्तव्य अर्थात ड्यूटी। अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। मैं अधिकारों के उपयोग के लिए स्वतंत्र हूं, पर मुझे ये सुनिश्चित करना है कि मैं उन अधिकारों का केवल सदुपयोग ही करूं, दुरुपयोग ना करूं। और इसका अर्थ ये हुआ कि मैं अधिकारों के उपयोग के लिए स्वतंत्र हूं और मैं कर्तव्य पालन के लिए बंधा हुआ। इस अधिकार के उपयोग के लिए मुझे क्या कर्तव्य निभाना है, ये भी मुझे मालूम होना चाहिए। मुझे से तात्पर्य है इन सभी व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को जिन्हें अपने अधिकार मालूम हैं, उन्हें अपने कर्तव्य भी मालूम होना चाहिए। जो अधिकार का उपयोग करते हैं उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि वो अधिकारों का उपयोग उस कर्तव्यों के दायरे में करें। तो इस प्रकार ये एक और बहुत महत्वपूर्ण बात होती है अधिकार को लेकर। अधिकारों की जब बात करते हैं तो उसके साथ उसके घोषणा पत्र का गहन ताल्लुकात है। अधिकारों का घोषणा पत्र क्या है? लोकतांत्रिक देशों की बात करें तो लोकतांत्रिक देश नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर देता है। ये लोकतांत्रिक देशों की बात कर रहा हूँ। बाकी देशों में जो गैर लोकतांत्रिक देश हैं, वहाँ ऐसा प्रावधान नहीं है जहाँ अधिकारों को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए, सूचीबद्ध कर दिया जाए। तो घोषणा पत्र में पहली चीज़ ये है, बहुत अहम, संवैधानिक उसको रूप दे देना, ढांचा दे देना। दूसरा, संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को हम घोषणा पत्र कहते हैं। अधिकारों का घोषणा पत्र। इन अधिकारों का घोषणा पत्र हमारे संविधान में भाग 4 में है। नागरिकों के अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति या किसी निजी संगठन से खतरा हो सकता है, इस बात को हमें ख्याल रखना है। ये जो अधिकार हैं, इन्हें कहीं न कहीं से चोट पहुंचती रहती है, इन पर हनन का प्रयास होता है, इन अधिकारों को कम करने का प्रयास होता है। कहाँ से, क्यों, इसके क्या परिणाम हैं, ये हम जानेंगे। सरकार व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हो, यह घोषणा पत्र का अभिन्न अंग है। यानी सरकार पर यह अहम जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करे, लोकतांत्रिक सरकार खासकर ये सुनिश्चित करे कि जनता के अधिकार सुरक्षित बने रहें, जनता के अधिकारों पर किसी अन्य के द्वारा हावी होने की चेष्टा ना हो।